हेलो स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 10 के वेस्ट बंगाल बोर्ड के मैथमेटिक्स के 2024 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले वीडियो के साथ और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन जो है 1 का 1। यदि साधारण ब्याज का दर तथा चक्रवृद्धि ब्याज का दर दोनों का प्रतिवर्ष 10% है तो द्वितीय वर्ष में किसी निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात होगा। If the rate of simple interest and compound interest are both 10% per annum, then the ratio of simple interest and compound interest in second year of a certain principal will be। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ जो इसमें हमें सीखना है वह यह है कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में या हड़बड़ी में क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ते नहीं हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा होगा तो सबसे पहली बात इसमें इन्होंने जो कही है कि किसी निश्चित मूलधन का द्वितीय वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात। तो ये क्या चाहते हैं कि सिर्फ सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा, ओनली इन द सेकेंड ईयर, दोनों ईयर का कंबाइंड इंटरेस्ट की बात ये नहीं कर रहे हैं। इन्हें चाहिए केवल सेकेंड ईयर की, ओनली सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसकी कैसे से हल करेंगे। और देखिए, इसमें कहा गया है कि एनी सर्टेन अमाउंट, तो और सर्टेन प्रिंसिपल, किसी भी एक निश्चित मूलधन का। तो हम क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए जब हम सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में भी, तो हम जो मूलधन है या अमाउंट प्रिंसिपल है वो हम क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। इससे हमारा क्वेश्चन ईजिली बनेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बना सकते हैं। तो माना मूलधन या फिर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100। इससे आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टेन %। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके हम दोनों साल या फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर के लिए हम पहले कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। हम जानते हैं कि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज दर से या चक्रवृद्धि ब्याज को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले साल में जो भी ब्याज आता है उसे हम मूलधन में जोड़ देते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें केवल सिंपल इंटरेस्ट की, अगर हम सिर्फ साधारण ब्याज की बात करें तो वो दोनों ही सालों में समान होने वाला है। यानी हम कहेंगे कि साधारण ब्याज वो दोनों ही सालों में समान होने वाला है और उसका फॉर्मूला होता है PRT/100। यहाँ पर P हमने लिया है 100, R लिया है, R है 10% और T है 1 ईयर 100। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा ₹10। यानी कि पहले साल में भी ये 10 रुपये होगा, दूसरे साल में भी यह 10 रुपये ही होने वाला है। तो ये प्रथम और दूसरे वर्ष में दोनों में ही, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज इन सेकेंड ईयर कितना होने वाला है, ये सेकेंड ईयर में भी यह ₹10 ही होने वाला है, यह चेंज नहीं होगा। अगर ये 5 साल तक भी होता तो भी ये चेंज नहीं होता, ₹10 ही रहता। लेकिन अगर हम बात करें कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो सेकेंड ईयर में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, उस समय जो हमारा मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा, वह चेंज हो जाएगा। उस समय हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 100 + 10। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 110। अब दूसरे वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वह कितना होगा, दूसरे वर्ष में या सेकेंड ईयर में। ठीक है, वो कितना होगा, उसके लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, PRT/100। और P की वैल्यू अब होगी 110, R है 10, T है 1/100। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ₹11। अब देखिए, जो मिस्टेक आप कर देते या नॉर्मली स्टूडेंट्स कर देते हैं
वो ये है कि हम ये समझ लेते हैं कि ये दोनों वर्षों का कुल मिलाकर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। और इस समय में आपको मिलता 2 वर्षों का साधारण ब्याज 20 रुपये और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपये, और आप ये 20:21 का जो ऑप्शन है वो आप टिक कर देते हैं। लेकिन हमें वास्तव में दोनों वर्षों में दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अनुपात को इन्होंने पूछा है। तो जो दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज होगा वह है, तो हम कहेंगे साधारण ब्याज अनुपात चक्रवृद्धि ब्याज। और ये किस में? दूसरे वर्ष में, सेकेंड ईयर में। ठीक है, केवल दूसरे वर्ष की बात हो रही है। अगर ये पहले वर्ष की बात होती तो पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही समान होते हैं, ये हमें याद रखना। तो अनुपात आता 1:1। लेकिन जब दूसरे वर्ष की बात की जाएगी तो साधारण ब्याज का मान है ₹10 और चक्रवृद्धि ब्याज का मान है ₹11। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है आंसर नंबर बी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखिए, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। यदि समीकरण ax² प्लस abcx प्लस bc इज इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 का एक मूल दूसरे मूल का विलोम है, तो इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस abcx प्लस bc इज इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल टू अदर, देन। देखिए, हम 2024 के क्वेश्चन पेपर को क्यों सॉल्व करना चाह रहे हैं? इससे हमें दो फायदे होने वाले हैं। एक तो हमें पैटर्न पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ हमारा एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि हमें हर एक चैप्टर के फॉर्मूलाज याद है कि नहीं, हमें हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आता है कि नहीं। ठीक है, और इससे हमें उस चैप्टर को रिवाइज़ करने के लिए एक मौका भी मिलेगा। तो आप साथ के साथ उस चैप्टर को जरूर रिवाइज करें जिस चैप्टर के क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से। अगर ये हो जाता है वेल एंड गुड, आप कमेंट में इसके सॉल्यूशन के साथ अपना जो सॉल्यूशन का फ़ोटो है वो कमेंट में डाल सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो इसे सॉल्व कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि इस समीकरण का एक मूल दूसरे का विलोम है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू निकालते हैं। किसी भी इक्वेशन में हम जानते हैं कि जो मूल रूप है किसी द्विघात समीकरण का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम किसी भी दिए गए समीकरण को पहले इससे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, और उसके बाद हम a, b और c का मान निकाल लेते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर a का मान a ही है, b के जगह पर यहाँ a, b, c और c के जगह पर b, c है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा कि एक मूल दूसरे मूल का विलोम है। तो हम लोग मान लेंगे कि हमारे जो दो मूल हैं वो होंगे अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो दोनों मूल होते हैं उनके लिए हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं। पहला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर अल्फ़ा और बीटा दो मूल हो, और दूसरा होता है अल्फ़ा बीटा। तो जब भी हमें दोनों मूल एक दूसरे के विलोम दिए गए हों तो हम इस इक्वेशन में या इस फॉर्मूला में नहीं जाएंगे, हम हमेशा इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और इसी से हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? हम जानते हैं कि दोनों मूलों का जो गुणनफल होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो दो मूल है वो है अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा, और c के जगह पर हम बैठा सकते हैं bc और a के जगह पर हम बैठा सकते हैं abc। ठीक है, सॉरी, ये हम c/a बैठाएंगे तो a का मान हमारा है केवल a, तो bc/a। ठीक है, अभी अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू bc। देखिए, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर व्यास के क्रमशः दो वृत्त यदि परस्पर अंतःस्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र के बीच की दूरी होगी। Two circles of diameter 5 centimeter and 7 centimeter touch each other internally. The distance between their centers will be। तो देखिए,
हमें कहा गया है कि दो वृत्त हैं और दोनों के जो व्यास है वो है 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो डायमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा रेडियस होगा, हर एक रेडाई होगा, वो कितना होगा 5/2 और 7/2। 5/2 यानी कि 2.5 और 3.5। और ये दोनों ही सर्कल एक दूसरे को, दोनों ही वृत्त एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। तो जब हम इंटरनली टच करवाते हैं तो हमारा जो वृत्त बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिए। ठीक है, तो पहले वृत्त का अर्धव्यास कितना है, पहले वृत्त का अर्धव्यास है 2.5 2.5, और दूसरे वृत्त का अगर हम अर्धव्यास देखें तो वो है 3.5। ठीक है, पूछा गया है कि इन दोनों वृत्तों के केंद्रों में क्या अंतर है। अगर हम इसे मान ले O और इसे मान ले P, तो यहाँ पर ये OP का डिस्टेंस पूछ रहा है और यहाँ पर हम इसे A कह दे तो देखिए OA हमें डिस्टेंस पूछा गया है OP का, तो हम कहेंगे कि OA इज इक्वल टू 3.5, PA इज इक्वल टू 2.5। तो हमें क्या, किसका डिस्टेंस चाहिए, OP का। OP इज नथिंग बट OA माइनस PA। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। लेकिन देखिए एक और इसी के साथ मैं बता देता हूँ कि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन किस टाइप का आता है, वो थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है। हाँ, लेकिन वैसे हमने किया है और उसके ऊपर हमने थ्योरम भी पढ़ा है क्लास 10 में, तो उसे आपको याद रखना है कि अगर हम इन्हीं दो सर्कल्स की बात करते हैं कि अगर ये एक्सटर्नली, अभी इन्होंने क्या कहा था कि अगर वो दोनों वृत्त अंतःस्पर्श करते हैं, अगर इंटरनली एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन अगर वो एक्सटर्नली बाहर से अगर टच करते तो हमारा क्वेश्चन किस टाइप से बनता। ठीक है, तो इन दैट केस हमें दिया जाता है एक कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा। हमें एक उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई भी दी गई होती, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक कॉमन कॉर्ड होता, उभयनिष्ठ जीवा होती, और यहाँ पर ये होता 2.5 और ये होता 3.5। ठीक है, इन दैट केस क्या होता, इन दैट केस हम जानते हैं कि हर एक वृत्त का अर्धव्यास उसके जीवा को समकोण पर समद्विभाजित करता है। The radius of a circle divides the chord at bisects the chord at right angle। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स मिलते हैं, जिसमें ये वैल्यू अगर हम इसे यहाँ पर देखें, इसे हम O मान ले, इसे A मान ले, इसे B मान ले और इसे P मान ले। ठीक है, और इस पॉइंट को हम अगर मान ले D, तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलते हैं। पहला मिलता राइट एंगल ट्रायंगल OAD और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मिलता ADP। ठीक है, अब देखिए हमें हमें ये वाली जो वैल्यू है OA, इसका वैल्यू हमें पता है 2.5। ठीक है, और हमें इस कॉमन कॉर्ड का लेंथ पता होता। मान लेते हैं कि ये कॉमन कॉर्ड का लेंथ था 6, तो ये हमारा वैल्यू हो जाता 3। तो हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इसे हम तब 2 मानना होगा। हमें मान लेते हैं ये 2 वैल्यू थी 2। ठीक है, इसकी वैल्यू थी 2, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल में इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी गई है और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है, तो हमें बस OD की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी हम उसी तरह से, यहाँ पर हमें ये वैल्यू पता है 3.5 क्योंकि ये रेडियस होगा, और कॉमन कॉर्ड के हाफ का वैल्यू हमें पता है 2, तो इसके साथ ही साथ हम इसका भी बेस निकाल लेते, PD की वैल्यू निकाल लेते, और तब हमें अगर पूछा जाता है कि दोनों सेंटर्स के बीच में क्या डिस्टेंस होगा तो हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर लेते। मैं इसका एक एग्जांपल जरूर लूँगा और कोई एक क्वेश्चन में मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।